सर और बच्चों को बुला रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ बुला लें, मैं भी अपनी जब तक थोड़ी सी डिवाइस की सेटिंग कर लूँ। असल में इन्होंने अब हमें ये कहा है कि आप जो है वो अपने क्लासरूम में बैठ के क्लासेस ले लें। ओके तो सर। क्लासरूम में टेबल हाइट और ट्राइपॉड हाइट तकरीबन एक ही जैसी है, तो ये एक मसला है। आ गए सब? बस 10 में से 2 रहेगा। सब आ गए। सब नहीं आए, झूठ नहीं बोलो। 9 आ गए। 1 2 9 आ तो 3 गए। 4। सर एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल करें। सर ये सिर्फ 10-11 के लिए कोरोना की प्रिकॉशंस थी, बेचारे बच्चों के लिए नहीं थी? हाँ यार ये सर। मुझे मुझे पता था कि तुम अनीक जब सवाल करेगा ना तो अनीक अपने लेवल का सवाल करेगा। देखो तुम्हें पता ही नहीं है, ये जेन लेवल है। जेन लेवल का मतलब पता है क्या होता है? पता ही नहीं, अंदाजा ही जो नहीं किसी को होता। समझना है। बस अजीब सा लेवल का एक कुछ। ये अयान ने, हाँ यानी कि जहां आपकी सोच और मेरी सोच खत्म होती है ना, वहां उसके आगे 2-3 फीट आगे जाके इनकी शुरू होती है। समझ रहे हैं आप? ये है इसका राज। यार मुझे तो अच्छे वाला स्टैंड मिल गया यार, जबरदस्त। इसके अंदर जो नया फीचर है वो ये है कि इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू, ओ माय गॉड। अच्छा, आई लाइक इट। यार आपके दो दो नामों से क्यों आए हैं? क्या कह रहे हो? ये आप आए हैं 2 नामों से या कोई और आया हुआ है? हाँ ये मैं ही हूँ यार। मेरे वो अपने लैपटॉप से तुम लोगों को एक्सेप्ट करा और यहाँ मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। आगे सब आगे शुरू करें। आ तो गए हैं, स्टार्ट करें। नजर आ रहे हैं? और थोड़ा जूम हो सकता है? फिर लैग करता है यार। जूम तो हो जाएगा, फिर लैग करेगा। ओरिएंटेशन भी सर उल्टी है, मतलब टेढ़ी है लैपटॉप के ऊपर। जैसे लैपटॉप को टेढ़ा कैसे करें? अब ये तो तुम्हें पता होगा कि इसको सीधा कैसे करने का है। चलें सर, अपना कैमरा घुमाए सर, हम थोड़ी कर सकते हैं।
सर जी डिवाइस को 90 डिग्री घुमाए ना सर, हमारे लिए वो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है ये। हॉरिजॉन्टल पे ही किया हुआ था मैंने उसको दरअसल। नहीं सर, सर वर्टिकल पे लाए ना, जहां आप लिख रहे हैं ना सही है। अपने हाथ के सामने रखें। उल्टा हो गया अब। पूरा उल्टा हो गया, ऑफ सीन हो गया। अच्छा उल्टा हो गया। हाँ एक मिनट यार, ये सर साला आप अपनी ऑटो ना वो रोटेट पे चल रहा है। अच्छा अबे रुक जा एक मिनट, इसको किसने कहा था कि ऑटो रोटेट पे चलो। सही है अब सीधा। पर बासल अंदर आने के लिए बहुत बेताब है। ओ माय तौबा गॉड। तौबा। सर अभी भी सही नहीं है। भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये इसका यार एडिट कैसे करेंगे? मैं एडिट नहीं करूंगा, मैं बता रहा। अच्छा आप सही है। सर अभी भी वो टेढ़ा आ रहा है। अभी हाँ भी अब सीधा आ रहा है, शुक्र अल्लाह अब का। सीधा आ रहा है। अच्छा तो सर आप रिकॉर्ड। कहानी ये है भाइयों कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स। ठीक है। अभी गिर जाता था, सारे पैसे नहीं हो जाते। अच्छा हमने, मेरा ख्याल है जो लास्ट डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल। Am I right? So series resistances basically can be calculated as R1 plus R2 plus R3. Parallel can be calculated as ठीक है। इसके साथ साथ if you are using an ammeter, so ammeter is always connected in series with the circuit. ये भी डिस्कस हो गया था। And voltmeter is connected in parallel with the circuit. ये भी बात हो गई थी। अच्छा इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था इफ आई रिमेम्बर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके ऊपर हमारी जबरदस्त किस्म की डिस्कशन भी हो गई थी, सीरीज एंड पैरेलल। एम आई राइट? ये मैं वेटिंग रूम को कैसे खत्म करूं? मैंने मोबाइल को तो खत्म कर दिया था, अब तो कोई ना कोई वेटिंग रूम में बैठा हुआ है। अनस आया अनस। हाँ तो ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी सीरीज एंड पैरेलल। देन आफ्टर ऑल सीरीज के अंदर क्या होता था, सेल्स का ईएमएफ ऐड अप हो जाता है। ये पढ़ा था हमने 1.5 1.5 1.5, तो आंसर आएगा 4.5 वोल्ट। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में ये होता है कि भागने के लिए तो जब मारना शुरू किया। कोई अरीब को बोल दो उसका माइक ऑन है। अरीब म्यूट कर लो। तो पैरेलल के भाई अंदर वोल्टेज सेम रहता है। तीन ऑन चल रहा है भाई उसका, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज। लगा के भाग गया। ये बताएं यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है? कोई ऐसी चीज जो आपने देखी हो वॉलपेपर वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो, आपने कुछ नहीं हो? समझ में आ गई सर। हाँ ना, पूरी पूरी क्लास निकल गई, फेल हो गया, क्या होगा? 15-20 मिनट ही क्लास निकल गई। अबे साले अबे अभी अरे भाई पढ़ने साल में वाले हेडफोन लगा। और ऐसे नहाता रहा अंदर। ओए हेडफोन लगा था, ओए इसका कोई निकाल नहीं आता था, करो। बड़ा मजा आता था नहाते वैसे। मैं अरे भाई ओ भाई सर सुनने दे सर हियर। इसको ओ सुनने दे। भाई अदीम मदरसे में आया हुआ है। शामुल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है आप?
खैर खैरियत से है, अमन है। सर ये लास्ट पेज दिखा दें उसका स्क्रीनशॉट। वो शौन सो रहा है। शौन ने कहा छोड़ो इग्नोर मारो। नहीं सर, सर उठा हूँ सर। कैसी तबीयत है? ठीक हो? जिंदा हो? हाँ हाँ सर, अभी जाने कोरोना का टेस्ट करवाने। अच्छा चलो, अरे अल्लाह अभी भी गाड़ी में और बुला ले भाई। अम्मी अब्बू ठीक है? जी सर, सब ठीक है, सबका अब नेगेटिव आ गया, सिर्फ मेरा रह गया। हाँ, तुम कोरोना को इतनी आराम से क्यों छोड़ोगे ना? भेड़िया है ना। फोन करा ये तो। चले खैर, ये हो गई बात हमारी। एक दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी वो है थोड़ी सी इस तरह से कि हमें क्या बात डिस्कस करनी है। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर से चेंज होती है। सो उसमें एक आएगा फैक्टर, उसका डिजाइन फैक्टर होगा वो, यानी कि उसकी शेप या ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। और एक होगा फिजिकल स्टेट, दैट इज टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ दैट I is only proportional to V if physical state is constant, यानी कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो फिर ये जो है वो क्या कहते हैं, लॉ वैलिड नहीं रहेगा। दैट मीन्स आई वोंट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इन दैट केस। सो इफ वी आर सेइंग दिस ऑलरेडी मीन्स कि आपका जो रेजिस्टर है, जो कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर इट हैज टू रिमेन कांस्टेंट, अदरवाइज दिस गोज इन वायलेशन ऑफ द लॉ। सो I इक्वल 1/r v किया था और फिर v इक्वल IR हमने ड्राइव किया। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इफ टेम्परेचर चेंज, दैट मीन्स अब ओम्स लॉ के लिए हम वायलेशन में जा रहे हैं। अब टेम्परेचर चेंज होगा अगर, तो दो तरह के बिहेवियर्स होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से सर्टेन टाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक रिलेशन बना डायरेक्ट। सर उजैम बेटे के रूम में है, उसको एडमिट कर लें। यार उजैम तो अभी पढ़ के गया, उजैम क्यों आ गया? अच्छा आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले डायरेक्टली रिलेशन कब है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब है? तो ये तरह से जहन में रखें आप लोग कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे होंगे तो हमारे जहन में होंगे ज्यादातर ऐसे डिवाइसेस, जैसे एक आपने लैब में देखा था फिक्स्ड रेजिस्टर या फिलामेंट, जो एक लाइट बल्ब होता है, वो ये वाले डिवाइसेस। इनके लिए टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम करेगी, यानी कि जनरली स्पीकिंग ये रिलेशनशिप होता है। लेकिन एक होती है डिवाइस थर्मिस्टर, ये सिंबल होता है रेजिस्टर का, ये बनाते हैं इस तरह से थर्मिस्टर। अच्छा, हमने क्लास में डिस्कशन की थी अपनी दूसरी वाली स्ट्रीम से कि भाई ऐसे भी बनाए तो भी थर्मिस्टर ही बनेगा, ऐसे भी बनाएंगे तो भी थर्मिस्टर ही बनेगा। ये औरतों वाले सवाल नहीं करिएगा कि ये सारे थर्मिस्टर हैं, समझ रहे हैं बात? सारे थर्मिस्टर हैं। तो थर्मिस्टर का सिंबल होता है ऐसा। अब अगर थर्मिस्टर है हमारे पास तो थर्मिस्टर के लिए क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इसकी एक मिसाल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे फायर अलार्म की। जैसे कहीं पे फायर अलार्म लगा हुआ है, यानी कि अगर आप लोगों को जो है फॉर एग्जांपल स्कूल आने के लिए एहतजाज करना है, तो आपने कहा अपने घर में अपने टायर जलाना शुरू कर दिया आपने, और आपके घर के अंदर लगा था कहीं पे फायर अलार्म, और मैं नहीं हमें तो स्कूल जाना है, हमें तो पढ़ना है। स्कूल में एनवायरमेंट होता है, स्कूल में कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से हम आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपने कहा घर वालों को कि हमें जो है वो जरूरी वहाँ पे जाना है, तो अब घर वालों ने कहा नहीं भी नहीं जाना, तो आप लोगों ने जो है ना एहतजाज शुरू कर दिया, घर का फर्नीचर जलाना शुरू कर दिया और टायर जला रहे हैं आप, और पता नहीं क्या क्या जला रहे हैं, पागल हो गए ना कि हम थे। तो हमने कहा कि भाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब अब्बू ने आपके लगाया हुआ था थर्मिस्टर घर में। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर ये होता है कि जैसे ही कोई टेम्परेचर ज्यादा होगा वैसे ही वो करेगा शोर। अब्बू जब करेगा शोर तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है।
रिलेशन इनवर्स है। तो अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और रेजिस्टेंस कम है तो क्या कहानी बनेगी? ये कहानी बनेगी कि आपको फॉर एग्जांपल फायर अलार्म के अंदर थर्मिस्टर लगाया हुआ था, ये है फायर अलार्म सर्किट, ये एक बेल लगा देते हैं, ठीक है, और ये लगा देते हैं थर्मिस्टर, इसे मैं कह रहा हूँ बेल। तो अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ कहीं पे सेल सोर्स है, बैटरी सोर्स भी है। तो पहले इसका टेम्परेचर कम था क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि एहतजाज हो रहा है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसमें से करंट फ्लो करेगा और ये बचेगा। तो एक फायर अलार्म में इसकी एप्लीकेशन होगी। तो टेम्परेचर का रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। तो थर्मिस्टर के केस में इनवर्स होता है, अदर देन दैट डायरेक्ट होता है यूजुअली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोएफिशिएंट और पॉजिटिव कोएफिशिएंट। नेगेटिव कोएफिशिएंट थर्मिस्टर एक ऐसा थर्मिस्टर होगा जिसका रिलेशनशिप इनवर्स होगा। पॉजिटिव कोएफिशिएंट एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसका जो है कि रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई सवाल? मुझे पता तो सोए सर होंगे। सर्किट को पता कैसे चलेगा कि रेजिस्टेंस कम हो गई है? लिखा हुआ होगा कि टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ। तो अगर सर्किट में थर्मिस्टर मौजूद है और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, उसका मतलब है कि अब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर सर्किट में थर्मिस्टर के अलावा कोई चीज़ मौजूद है, जैसे फिक्स्ड रेजिस्टर है, फिलामेंट है, या फ्यूज है, ये फ्यूज होता है, डायोड होती है ये, सर कोई भी सिर्फ ऐसी आपका ना चीज़ बताया मौजूद हुआ है, होगा। तो हर एक का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। ये बात क्लियर है? थर्मिस्टर के लिए इन्वर्स होता है। और सवाल पूछो। उसैद, अनीक, फहाद, हबीब, फासिल, अरीब। जी सर, जी सर। सही है, समझ आया? जी सर। हाँ हाँ आ जी गया। सर। सर समझ में आ गया। अरीब को तो गुड है। पूरा आ अच्छा, गया होगा। क्यों भाई? अरीब को तो पूरा आता होगा। दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर का, ज्योमेट्री या शेप। तो इसके लिए हम जो रिलेशन पढ़ेंगे दैट इज आर इक्वल रो एल ओवर ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, ए एरिया है, ये है रेजिस्टिविटी, ये इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब ये कहाँ से आया है, ये क्या रिलेशनशिप है, ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखें, कहा यह जाता है कि अगर एक वायर है वो पतली सी है और एक वायर है वो मोटी सी है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं टू। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि किसमें इलेक्ट्रॉन को गुजरने में आसानी हो, पतली वायर में या मोटी वायर, आप क्या कहेंगे? मोटी। मोटी वायर में। मोटी, यानी कि इसमें मोटी इसका वायर फ्लो में। अच्छा है, सिंपल है, ठीक है, गुड है, इजी फ्लो। तो इसका मतलब है कि अगर एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज वेरी स्मूथली, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज लेस। तो रेजिस्टेंस का और एरिया का रिलेशन बना उल्टा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा एरिया कम। अच्छा, एक फैक्टर हो गया। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको रिलेशन इनवर्स, उल्टा, ये ऊपर है नीचे है। अच्छा, अब बात करें आप लेंथ की, सर तो मैं छोटे आपसे ये कहता हूँ, बोले बोले। वो जो जिसका एरिया कम था वायर, उसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पास होगा ज्यादा अच्छे तरीके से, बड़े में ही क्योंकि क्यों? उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो एटॉमिक स्पेसेस जो हैं वो कम होंगी, है ना, यानी कि उसमें एटम्स की तादाद एक कॉम्पैक्ट स्पेस में ज़्यादा होगी, जबकि एक बड़ा सब्सटेंस होगा उसमें ज़्यादा अच्छा जो है वो सेटअप होगा, एटम्स का एक लैटिस बना हुआ होगा। इसको इस तरह से समझो अनिक कि अगर एक रोड है, रोड के ऊपर से गाड़ियाँ फ्लो कर रही हैं, तो रोड अगर खुला होगा तो गाड़ियाँ आराम से फ्लो करेंगी, और रोड अगर पतला सा होगा तो गाड़ियों का फ्लो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। जी इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल। बहुत छोटे होते हैं ना, तो अगर पतला हाँ होगा एरिया तो उनको कम जगह से जाना होगा, अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा जगह जाना होगा। चलो इसे समझ लो ऐसे।
किसमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से जगह मिल जाएगी जाने की, इसमें या नहीं इसमें? सर, एटम तो उसी साइज के रहेंगे ना, बस ज्यादा हो जाएंगे। अगर मटेरियल हम बड़ा कर रहे हैं, अच्छा सही है, ये भी बात आपका कंसर्न वैलिड है, तो यहाँ होने को ऐसे बना देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आराम से जा सकेंगे, यहाँ से या यहाँ से? बराबर की बात होगी। किसकी बात होगी? बराबर ही होगा ना, मतलब पता नहीं। यहाँ पे वायर बारीक सी है, बराबर कैसे यहाँ पे होगा? वायर मोटी है, ज्यादा जाएंगे ना। हाँ, क्वांटिटी देख लो तुम। उसमें 3-4 रो हैं, इसके ऊपर वाले में 2 हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस शायद कहाँ होंगे, 1 में या 2 में? सही सही, जी समझ गए। 1। समझ आ गई? ठीक है, वापस आते हैं लेंथ के ऊपर। लेंथ की अगर हम बात करें 1 और 2, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, दोनों का साइज सेम है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला। मुझे ये बताएं कि 1 पे एंड पे या 2 के एंड पे कहाँ पे ये ज्यादा थका हुआ होगा, कहाँ पे ज्यादा इसको जो है वो पावर कंज्यूम हो चुकी होगी रास्ते में, 1 में या 2 में? 2। 2 में। 2 में। दैट मीन्स लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ अगर कम है तो रेजिस्टेंस कम है, तो रिलेशन बना डायरेक्ट। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपने घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखी हैं दैट कंज्यूम मोर पावर, फॉर एग्जांपल यू हैव सीन योर माइक्रोवेव ओवन, you might have seen an electrical iron, you might have seen your deep freezer, you might have seen an electrical hair dryer, you might have an electrical iron. They have a very thicker wire and a shorter length. So reason for a thicker wire is since these devices they consume more energy, so they require more flow of electrons. So for higher flow of electrons, we need to have a area and shorter wires, because if you connect a very long with heavy consumption devices, they would have what? They would have more resistance. As a result, what happens? As a result, electrons won't deliver the same power at the initial starting point and at the final ending point. हमारे मुल्क में जो बिजली का क्राइसिस है सबसे बड़ा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में बिजली बनाने के जो सेंट्रल हब्स हैं वो है मंगला डैम पे और तरवेला डैम पे। तो अब मंगला डैम पे और तरवेला डैम पे जो बिजली बनती है वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करने का नेटवर्क तो है, लेकिन डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि पंजाब के सूबे के अंदर अगर कोई डैम बना हुआ है और बलूचिस्तान तक बिजली लेके जानी है या आजाद कश्मीर तक बिजली लेके जानी है, तो इशू ये होगा कि डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जब आप वायर्स वगैरह डालेंगे तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, जब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो इसका एक सोल्यूशन है जो हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये एक बात हो गई। अब इसमें है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या ये जो पी जैसा सिंबल बना है ये वाला, तो ये क्या होता है? ये होता है ओम मीटर। ये डिपेंडेंट होता है मटेरियल के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें और कॉपर की बात करें तो गोल्ड इज अ बेटर कंडक्टर क्योंकि गोल्ड की रेजिस्टिविटी कम होती है। कॉपर इज अ बैड कंडक्टर व्हेन इट इज कंपेयर टू गोल्ड, सिंस इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की थोड़ी ज्यादा होती है। तो रेजिस्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा यूज करना चाहिए। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हमें सोने की तारें डालनी चाहिए, तो बेटा पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आपने सोने की तारें डालनी है तो पूरी गली जाएगी, समझ नहीं तो सोने की तारें नहीं डालते हैं, कॉपर की भी नहीं डालते हैं, लोहे की तारें डालते हैं कि कम से कम चोरी ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी चेंज होती है टेम्परेचर से। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी सेम रहती है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ भी जाती है, रेजिस्टिविटी कम भी हो जाती है, लेकिन वो आपके सिलेबस पार्ट नहीं है कब बढ़ेगी कब कम होगी। लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, और अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है दैट मींस टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
सर रीजन क्या है गोल्ड की रेजिस्टिविटी कम होने का? क्योंकि गोल्ड के जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से बॉन्डेड होते हैं कि वो एक बहुत अच्छा कंडक्शन पाथ बनाते हैं ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके। लेकिन कॉपर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक अच्छा कंडक्शन पाथ नहीं बनाते। सर ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये बताई भी होती है पेपर में? हाँ, ये पता होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको सारे एलिमेंट्स का पता होता है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी टेबल्स होते हैं हमारे पास, उसमें हमें रेजिस्टिविटी पता होती है। और सर एक सवाल इसका था कि वर्कबुक का ही सवाल था, जैसे उसके अंदर ना रेजिस्टेंस दी हुई थी और डायमीटर दिया हुआ था, तो वो लेंथ मांगी थी, वो कैसे करेंगे? तो रेजिस्टिविटी भी गिवन होगी सवाल में। एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे, जी जी। पाई/4d²। डायमीटर पता है, एरिया आ जाएगा। एरिया पता है, रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ आ जाएगी। ठीक है ठीक। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो हमने करनी थी ये हो गई हमारी एक बात। दूसरी बात थी जो हमने करनी थी, थोड़ा सा सर्किट इक्विपमेंट्स को समझते हैं। एक है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, वैसा होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, वही मैं हल करने वाला हूँ जो मैं पहले कर रहा था। यानी कि एक रेजिस्टर के ऊपर अगर एरो बने हुए ना तो दैट इज LDR। LDR क्या होता है? LDR एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसके ऊपर जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी फॉल करती है, लाइट इंटेंसिटी स्ट्राइक करती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इन सब डिवाइसेस को जैसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो इनपुट में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं और आउटपुट पे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं। जैसे LDR एक ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि LDR इनपुट पे क्या ले रहा है? इनपुट पे ले रहा है लाइट, और आउटपुट पे क्या देता है? करंट देता है, लेस रेजिस्टेंस देता है। तो ट्रांसड्यूसर आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, तो मैंने इसलिए आपको समझा दिया। ऐसे जिसको को पता करना वो जरूरी नहीं होती। अच्छा, LDR हो गया, और इसके अलावा क्या समझाना था? डायोड। यस, डायोड। डायोड क्या करती है? सर एलडीआर करंट प्रोड्यूस तो नहीं होता, बस पास हाँ, होता है। करंट पास प्रोड्यूस नहीं होता बिल्कुल, लेकिन ये अच्छे तरीके से पास करने में हेल्प आउट कर रहा है ना। यानी कि अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो गए तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। तो लाइट इंटेंसिटी से करंट पे फर्क पड़ रहा है ना। अच्छा सही है। ये कॉन्सेप्ट सर में सोलर समझाने पैनल की। भी यही होगा। तो बिल्कुल, सोलर पैनल तो डेफिनेटली एक जबरदस्त किस्म का आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है। तो वो जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनमें भी दो टाइप्स होती है। कुछ होते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर्स, कुछ होते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर और इनपुट ट्रांसड्यूसर में क्या फर्क होता है? जो हमें बिजली देगा दैट इज एन आउटपुट ट्रांसड्यूसर। यानी कि सोलर पैनल हमें बिजली देता है, वो इनपुट लेता है लाइट एनर्जी। जनरेटर एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा, वो हमें बिजली देता है और लेता है फ्यूल। ठीक है। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कैमरा के आगे बैठे हैं या माइक के आगे बैठे हैं, ये हमारी वॉइस ले रहा है, पिक्चर ले रहा है, और साउंड एनर्जी को या लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके घर तक जा रही है। तो ये एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं ले रहा है, ये कोई और एनर्जी ले रहा है और उसको किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और कुछ इनपुट ट्रांसड्यूसर्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, जैसे फैन है या लाइट है। फैन चलता है बिजली से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और साउंड देता है। तो ये ट्रांसड्यूसर सिर्फ लफ्ज है जो क्या कहते हैं बुक में यूज हुआ है। ऐसे मैंने आपको समझा दिया, इसके ऊपर कुछ ज्यादा खास ध्यान देना नहीं है आपने, ये पता नहीं क्या होता है, डरना नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा था। डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट दिखाती है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट का क्या मतलब होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट का मतलब ये होता है कि करंट एक ही डायरेक्शन में पास आउट होगा। एक ही डायरेक्शन में पास आउट होने का क्या मतलब है? या तो अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट में लाइक पोल्स के साथ, ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को अगर आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को अगर आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ही करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर आपने इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो करंट फ्लो ये नहीं कर सकता। वो करंट
जब हम इनके जो आपको मैंने नोट्स भेजे थे ग्राफ बनाते तो इन सब के जो ग्राफ्स होते हैं वो नॉन ओमिक में बनते हैं। स्पेशली डायोड के अंदर ये बात बताने वाली होती है कि डायोड का एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस ऐसा होता है उसका, यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा है और जब करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो जब आप इसको उल्टा लगाते हैं थोड़ा थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, लेकिन अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया ज़्यादा तो ये जल जाती है। जब ये जल जाती है तो फिर इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, तब ये खराब हो जाती है। वैसे डायोड का क्या काम होता है? डायोड का ये काम होता है कि डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करवाएंगे। सर इससे फायदा क्या होता है? हाँ, ये फायदा हम पढ़ेंगे आगे जाके, रेक्टिफिकेशन। फिर है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर भी कोई ऐसा अलग खौफनाक चीज नहीं है, पर ये है कि बस इसका नाम समझने से ज्यादा ताल्लुक रखता है। एक रेजिस्टर लेते हैं, रेजिस्टर बनाते हैं बड़ी लंबी लेंथ का, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी, मिड पॉइंट सी, और इसको सर्किट में कहीं पे कनेक्ट करते हैं। और एक वायर लेते हैं जिसे मैं ए भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बी पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ और सी पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वायर को अगर हम ए पे कनेक्ट करेंगे तो इसका वोल्टेज होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगा। बी पे कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज होगा मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। सी पे अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो वोल्टेज होगा मिड, मॉडरेट, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होगी। अब सवाल ये है कि पॉइंट्स को चेंज करने से ये चेंज क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, ये स्टार्टिंग, तो ये लंबी लेंथ का बना हुआ है, तो हमने अभी पढ़ा था लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जब आप ए पे लगाएंगे तो लेंथ तो है ही इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। बी पे कनेक्ट करेंगे जब इसे, तो लेंथ क्योंकि ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जब लेंथ बढ़ गई है तो रिलेशनशिप आपके सामने डिस्कस हो चुका है। फिर आपने लेंथ कम कर दी है तो जिस हिसाब से आपने लेंथ कम की है उस हिसाब से जो है वो इसकी वोल्टेज रीडिंग कम हो जाती है। बुक के अंदर जो इसकी वर्किंग हुई है वो करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको सॉल्व करके कोई फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से आपने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। दूसरी बात ये कि पोटेंशियल डिवाइडर की एक एप्लीकेशन है गिटार। गिटार स्ट्रिंग जो होता है, अगर हम इलेक्ट्रिकल गिटार की बात करें तो वो जो इलेक्ट्रिकल गिटार होता है उसके अंदर कहानी ये होती है कि हमारे पास बुनियादी तौर पे जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ होती है, वो अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है तो उसका एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर स्ट्रिंग लेंथ हम कम कर देते हैं तो हम उसका जो है हमें एक डिफरेंट साउंड होता है, क्योंकि वहां पे लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के साथ चेंज हो रही होती है और पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज हो रहा होता है। तो ये एक बेसिकली स्टोरी होती है अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिवाइडर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपके पेपर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा। बाकी ये कि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हमने शुरू करना है नेक्स्ट क्लासेस से, तो वो हम जो है सर वो फ्यूज व्यूज ये सारी चीजें तो नहीं आनी ना? हम उसको सारी स्टेप्स को साथ लेके कर रहे हैं। सर फ्यूज वाली चीजें तो नहीं आ रही ना? फ्यूज, फ्यूज देख लो, फ्यूज क्या करता है? फ्यूज का सिंबल ये है, ठीक है। फ्यूज का सिंबल ये है। फ्यूज क्या करता है? अगर हाई करंट आ जाए यहाँ पे तो ये यहाँ से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से मेल्ट हो जाता है तो ये होता है कि ऐसे बन जाएगा। तो इसने क्या किया? इसने आपकी डिवाइस को या अप्लायंस को बचा लिया, क्योंकि अगर हाई करंट उसमें चला जाता तो वो जल जाती। ये फ्यूज का सीधा काम। और पूछे? अभी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक वर्कशीट भेजी थी पास्ट पेपर्स की ग्रुप पे, और उसके आंसर्स भी भेजे थे। तो जो स्ट्रीम आप लोग हैं वो उसे आप अटेम्प्ट करें, हम अनसॉल्व वाली को, और उसके अंदर फिर कोई मसला हो तो फिर वो मुझसे पूछें, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं या डीसी सर्किट के हैं, जो हमने काफी अर्से से नहीं किए थे, वो उसमें मौजूद है। एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, तो आप लोग जब कैंपस में आएंगे तो आपका टेस्ट भी उसी तरह के क्वेश्चन से होगा। तो इसमें प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के सवाल अभी नहीं आ रहे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये चीजें नहीं आ रही है अभी। तो अगर आपको ऐसा सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें ये चीजें मौजूद है तो ना करें, वो नहीं आ रहा अभी। लेकिन मैं आपको अगली क्लास से पढ़ा दूंगा, और अब मैं कोशिश करूंगा अगर हम ऑनलाइन जा रहे हैं
तो हम इस सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि हम रिवाइज करना शुरू करें। और अगर हमें टाइम बच जाता तो फिर मैं यहाँ पे आपके पास पास पेपर लेके बैठ जाऊंगा। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस वर्कशीट की एक्चुअली बात कर रहा हूँ। ये वाली वर्कशीट की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ। सर अब हम लोगों का अगर तो वेडनेसडे से शुरू हो जाता है, हाँ, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन होंगे। ये इन तीन दिन में आप हमारे 2 आरए और 1 सीए कैसे लेंगे? एक दिन में एक सीए, एक दिन में एक आरए होगी। आरए कंबाइंड हो जाएगा, थीम पूरा। हाँ जी सर कितने मार्क्स का होगा? थीम 2 भी है क्या? 25 नंबर के ही होंगे या 30 नंबर के? सर आरए में सिर्फ थीम 1 आएगी ना? थीम 1 और थीम 2 दोनों आएंगे बेटा। क्या हो गया सर? स्ट्रीम 1 बी का थीम 1 हुआ था सर, ये गलत बात है। ये जो हरकत की है ना तुमने लड़के, ये एंड कर दिया तुमने, एंड। ये सिर्फ बात करने का हक था हसनैन का, तुम ले आओगी। यार ये गलत मतलब बात है। दूसरी मैं तो स्ट्रीम के साथ ताल्लुकात जो है ना तुम्हारा, मुझे सिर्फ थीम 1 गलत लेने का बात हक बनता है। मैं थीम 2 भाई आप लोगों ने ये इस सिलसिले में सारी डिस्कशन आप उसैद भाई से करें। उसैद भाई ने कहा था कि ये एडजस्ट करेंगे और हम अगली दफा देंगे और अल्लाह का पक्का वादा देंगे, और ये उसैद से डिस्कस करें, ये मेरा मसला ही नहीं। हम अपने सर नो साइड पे कायम है। सर अगर छुट्टियां ठीक है, दो उसैद ये दड़ा, ये जो छुट्टियों वाला बंदा है ना, छुट्टियां वाला जो बंदा है ना, इसको तो पकड़ के मारना है हम लोगों ने। अबे भाई अभी फॉर्मेटिव गले पे आए हैं। छुट्टियां स्कूल की अगर हो भी गई ना, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, पेपर होंगे सीआई के, अल्लाह को मानो तो ध्यान से पढ़ लो। समझ रहे हो बात? नहीं वो बात पढ़ना सही है ये सर, हो। लेकिन वो आप ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, फिर आपने बोला था मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा। ऑनलाइन टेस्ट अगर मैं लूंगा ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं चलूंगा। तुम्हें फोन सर करूंगा तुम्हारे मोबाइल ओरल पे, लेंगे। ठीक है? तुम्हें फोन करूंगा तुम्हारे मोबाइल पे, लूंगा, वीडियो ऑन करो अपनी और अपने पूरा खड़े हो जाओ स्क्रीन के सामने ना, ताकि मुझे तुम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नजर आए। फिर मैं तुमसे सवाल ये पूछूंगा, क्या तुम्हें बात जवाब है सर? देना ये तो अनएथिकल हो जाएगा। तुम्हें ओरली सर जवाब मेरे देना घर पे इतनी पड़ेगा। जगह नहीं है हो सर। जाएगा। सर मेरे सर, घर ऐसा ही पे है, इतनी ठीक है। जगह नहीं है, लिखने मेरे के लिए घर भी पे जवाब शोर नहीं बहुत देना होता है। कोई ये बात नहीं, अस्तगफुरुल्लाह सर, फिर कैसी इसका बात? मतलब है 0 नंबर। तुम्हें तो मैं अपने घर पे बुला दूंगा ना, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है उसको बोलूंगा मेरे घर आ जाओ, लोकेशन सर, भेज मैं दूंगा, आया हूँ। एक एक को अपने सामने सर बैठा सब लोग के। एक ही घर जमा हो जाए। सीए आरए फिक्र नहीं अगर करें ऑनलाइन ले पड़े ना तो ऐसे ही लूंगा मैं बस। सर हम सर ऑनलाइन मसला ले वो जमा हो नहीं है, जाएंगे, आप लेकिन फिक्र नहीं सर करें। ये देखे ना कि ऑनलाइन हमारे पास वाला सिर्फ 2 ब्लॉक बचेंगे। ये देखो कितनी प्लानिंग कर भाई। मुझे फॉर्मेटिव सही से बनाने दो, अल्लाह को मानो। जो जो चीजें मैंने डाली थी ना, वो सारी चीजें मुझे आपको हार्ड कॉपी में भेजनी भी पड़ेगी, ठीक है? जो जो चीजें मैंने आपसे मांगी थी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अल्लाह ना करे कि वो फॉर्मेटिव ग्रेड जो भेजने हैं आप लोगों का, ग्रेड 11 का है पेपर आपने देना है, इसका तो थोड़ा सीरियसली सोचें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिव्यू करा दूं दोबारा से, ताकि एग्जाम के लिए अच्छा हो जाए, आप छुट्टियों की एंजॉयमेंट का सोच के बताएं। अच्छा सर ये बताएं, जर्नल चाहिए आपको, वर्कबुक चाहिए, पास पेपर चाहिए, है ना? मैंने ग्रुप पे सारा कुछ भेजा हुआ, नोट टेकिंग, वर्कबुक, पास पेपर, लैब वर्क, प्रोजेक्ट। या ये लैब वर्क बता दें क्या है? लैब वर्क है जो मुझे ग्रुप से निकाल दिया। लैब लैब वर्क है जो ओम्स लॉ वाला था, वी और आई का ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है? प्रोजेक्ट है जो CAEPS था, क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला, वो तो सबने शायद दे ही दिया है। इसके अलावा नोट टेकिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भेजे थे वो सारे जर्नल में चाहिए। वर्कबुक मुझे चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, DC सर्किट और स्टैटिक की। अगर DC सर्किट नहीं कर रहे तो ना करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की और उसकी दे दें मुझे 2 की, स्टैटिक की। और पास पेपर मुझे चाहिए 2016, 17, 18, 19 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे 1-2 और काम भी दे दें, कम है। ऑन